अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली बार आम इंतखाबात 3 मरहलों में होने जा रहे हैं और कल गोया कि पीर के रोज़ 27 जुलाई को पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की 13 नशस्तों पर वोटिंग होगी और उसके बाद ये मरहला मुकम्मल होगा तो फिर अगले डिवीज़न्स के अंदर पोलिंग का अमल का गोया कि शुरुआत होगी। और इस दौरान हमने देखा है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन दो जमातों के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर में कांटे का मुकाबला है। दोनों जमातें अपने इंतखाबी मंशूर के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर गोया के वार भी कर रही हैं और सिर्फ गोया के गुड गवर्नेंस को लेकर नहीं बल्कि करप्शन के भी शदीद इल्ज़ामात लग रहे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये दोनों जमातें वफाक में इत्तेहादी तसव्वुर होती हैं और इस पर कोई शक भी नहीं है कि बजट के अप्रूवल हो या कानून साजी हो या आइन के अंदर तरामीम हो, तमाम मरहलों में ये जमातें हमें वफाक में कम अज़ कम इकट्ठी नज़र आती हैं। तो फिर क्या वजह है कि GB के इलेक्शन हो या फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, जहाँ पे इन दोनों जमातों के रहनुमाओं की तकरीर का जो महवर होता है वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात होता है। क्या वजूहत है? सियासी स्टेटमेंट्स हैं या इन इल्ज़ामात के पीछे कुछ हक़ाइक़ भी हैं। और इस दौरान नाज़रीन वहाँ पे कलअदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिनके साथ मुज़ाकरात हुए लेकिन वो नाकाम रहे और कहा जा रहा है कि अब वो एक्शन कमेटी भी गोया कि 27 जुलाई को मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च कर रही है। आज मुल्क के वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ये एक्शन कमेटी बुनियादी तौर पे गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रही है और इसको भारत से फंडिंग हो रही है। पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। इस दौरान फिर बिलावल साहब क्या बातें कर रहे हैं, वो किस कमीशन की बात कर रहे हैं और किसके जवाब के मुंतज़िर हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली और उनकी रहनुमा शमाला राना साहबा ने, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ हसन मुर्तज़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करना चाहूँगा। आपने अभी सुना होगा बिलावल साहब के कई और पैगामात हैं जहाँ पे वहाँ पे ये भी वो फरमा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जिस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर क्राइसिस हैं पॉलिटिकल, उनको हल करने के लिए एक सच्चाई और मफाहमत कमीशन बनाया जाए। और वो बार बार ये बातें कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कहीं से जवाब नहीं मिल पा रहा। तो सर वो किस जवाब के मुंतज़िर है, कहाँ से जवाब चाह रहे हैं? सियासी जमातों से, इदारों से या कुछ या कश्मीरी अवाम से? कुछ समझाएं हमें सर इस हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा जब इलेक्शन में जाने का फैसला किया तो उस वक्त कश्मीर के हालात कोई आम हालात नहीं थे। वहाँ पर सूरत हाल जो थी वो एक जमूद का शिकार थी। वहाँ पे सियासी क्या, मुआशी क्या, इखलाकी क्या, हर किस्म की जो थी एक जबर और घुटन का माहौल था। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने उसमें पहल की, वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ के लोगों से मिले और लोगों की बात की। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का जो मुतालबा है ये वक्त की अहम जरूरत थी। उन्होंने वहाँ पे जाके जो हक मलकियत की बात की, हक हाकमियत की बात की, हक रोजगार की बात की, तो वो जरूरत थी उस चीज की। वो ये नहीं था कि कोई इंतखाबी नारा था। हम चाहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारी शहरग है, हम उससे अलहदा नहीं रह सकते। तो हमें कश्मीर के फैसले कश्मीर से करने होंगे, कश्मीरियों को उसमें शामिल होना होगा, कश्मीरी वो फैसले करेंगे। अब उनको अगर हम पाकिस्तान से बैठ के डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ हालात खराब होंगे। अब ये चीजें पता नहीं समझ से बालातर है कि ये इनको कैसे समझा गया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ जाके कोई गलत बात कर रहे हैं। ये बात हमारे इदारों को भी समझ आई, उन्होंने भी उसमें कदम बढ़ाया और उन्होंने वहाँ पे जो इंटरनेट की बंदिश थी, जो टेलीफोन की बंदिश थी, वो खत्म की। वो पहला कतरा साबित हुआ। जो वहाँ पे डायलॉग्स हो रहे थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कलीदी रोल था। उसकी सरबराही राजा परवेज अशरफ साहब कर रहे थे, कायरा साहब उसमें थे, तारिक फजल चौधरी साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे।
और वहां पे पीपल्स पार्टी ने, बल्कि कायरा साहब ने पर्सनली जी उनसे बेग किया, उनसे भीख मांगी कि यार हालात कर तरफ जा रहे हैं, सही मेहरबानी करें, हमें टाइम दें, हम आपके जितने मुतालबात मान सकते थे हमने मान ली हैं। जी अब जिनमें कुछ आईनी रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए पार्लियामान का होना जरूरी है। सही उस पे हम सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, एपीसी बुलाएंगे। हमें वो 6 दिन का टाइम देते थे, हमारी गुजारिश थी कि हमें कोई 1 हफ्ता और की मोहलत दे दें, सही 15 दिन में हम ये सारी चीजें रिजॉल्व कर लेंगे, ये रिजॉल्व होने वाली है। हाँ, लेकिन तो आपको ये नहीं भी लगता नहीं हसन होना मुर्तज़ा साहब, आपको लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने उस कमेटी को, सेक्शन कमेटी को कलअदम करार देने में थोड़ी सी उजरत की? अगर वो फैसला ना होता तो शायद हालात इस नहज पे ना जाते जिस पे आज गए हुए हैं। देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमने उनसे भीख भी मांगी। अब इससे नीचे जाकर क्या गुफ्तगू हो सकती है? सही पाबंदियां पीपल्स पार्टी की मंशूर का हिस्सा नहीं है। पाबंदियां हमारा नापसंदीदा फेल है। अगर सही वो हुआ है तो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हुआ है सही और हम उसका अजाला चाहते थे। ये सही नहीं कि पीएमएलएन नहीं चाहती थी, हम नहीं चाहते थे, सारे चाहते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आज भी वहीं पे खड़े हैं कि सही ये डायलॉग के जरिए हल होना चाहिए। हम आज भी ये कहते हैं कि उनके साथ डायलॉग होने चाहिए और फैसले का हक उन्हीं का है। उन्हीं को फैसला करना है कि सही कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। पॉइंट टेकन जी। मैं आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। शुमाइला साहब, इनफैक्ट एक तो जो हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की कि अल्टीमेटली हमें गुफ्तगू की तरफ जाना चाहिए, बट एक जो चीज़ मीडिया ने भी नोट की वो ये है कि मियाँ साहब वहाँ पे गए, मरियम साहबा वहाँ पे गई, गोया कि वहाँ पे मोबाइल हॉस्पिटल्स आपने तोहफे में दिए, ग्रीन बसें लेके गई, बट ये जो डिस्टर्बेंस पाई जाती है कश्मीर के अंदर, उसको एड्रेस करने के लिए कोई एक जुमला कम अज़ कम मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने कोई सुना है तो ज़रूर उसको आप यहाँ पे रिपीट कर दें कि जी इस इशू को एड्रेस करने के हवाले से भी नून लीग की क़यादत ने कोई गुफ्तगू की है। तो बिलावल साहब बार बार ये बात कर रहे हैं, आपके वज़ीर इत्तलाआत ये ज़रूर फरमाते हैं कि जी इनको इंडिया से फंडिंग हो रही है। अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे तो मियाँ साहब की, मरियम साहबा की गुफ्तगू या तकरीर में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराजी साहब आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि 2 मुख्तलिफ जमातों के लीडर्स हैं, सरबराहान हैं, वो कश्मीर इलेक्शन मुहिम में मौजूद हैं और एक जो क़यादत जी है वो लोगों के ऊपर तनकीद कर अपने मुखालिफिन पे, और जो वो इत्तेहादी भी हैं जिनकी, उन पे वो तनकीद कर रही है, और एक लीडर हैं जो वहाँ पे कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोगों से वोट माँग रहे हैं और लोगों को जी ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हमें इस दफ़ा मौका दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने पाकिस्तान में बिलख़ुसूस पंजाब में और वफ़ाकी हुकूमत कोशां है हर वक़्त अवाम की फ़लाह के लिए, तो हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी जी कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन पे काम करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो बिजली के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पे भी जो लैपटॉप जो है वो लोगों को अब जो नौजवानान को मिलेगा, यहाँ पर भी दानिश स्कूल बनेंगे, यहाँ पर भी किसान कार्ड होगा, यहाँ पर भी धी रानी प्रोग्राम की तरह यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे और यहाँ पे भी सुथरा पंजाब की तरह जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। दूसरी बात रही कि मैं ये समझती हूँ कि जमातों के अंदर ये जब अवाम के साथ ये इंतखाबी दंगल में जाते हैं, तो ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं जिससे अवाम जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वो अपने नाक़दीन पे जो है वो तीर बरसाते जाएँ। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का जो वोटर है वो बहुत बाशऊर है। ये 90s और 80s की दिहाई या 70s की दिहाई का वोटर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। लोग जो हैं वो देखते हैं कि आप सिंध के अंदर, आप कराची के अंदर आते हैं, अब वो देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक आप उन चीज़ों को देख लें और उसको पंजाब के साथ कंपेयर कर लें, आप वफाक के साथ आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। वहाँ पे आपको गवर्नेंस में जो इश्यूज़ हैं वो नज़र आएँगे, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल आपको सारी नज़र आएगी।
और सफाई के जो हालात हैं, कराची एयरपोर्ट से जब बाहर निकलें तो कराची में कचरा मुंह चढ़ा रहा होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके हम्म। ऊपर हमें ये सोचना होगा कि हम बाहर आकर दूसरों लोगों के ऊपर हम उनको पॉइंट आउट करते हो। मैं ये नहीं कहती कि हम मुकम्मल तौर पे ठीक है, हमारी भी कोई ऐसी गलतियां होंगी, लेकिन हमारी भी इस्लाह होने की जरूरत होगी। शुमा लेकिन इशू यहाँ पे ये है, शुमाला साहबा, लेकिन यहाँ सिर्फ भी गवर्नेंस की हद तक नहीं है तनकीद, सिर्फ गवर्नेंस की हद तक तनकीद नहीं है, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब का अगर आपने बयान सुना हो, वो तो कह रहे हैं क्योंकि 2,500 अरब की करप्शन करके पैसा सारा दुबई जाके पार्क किया गया है। अगर आप इतनी तफसीलात जानते हैं, समझते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये नैब के इदारे फिर आपने मलिक रियाज के लिए, इस मुल्क के बिजनेसमैनों के लिए बनाए हैं? अगर इतनी तफसीलात मौजूद है नून लीग के पास कि पीपल्स पार्टी की क़यादत करप्शन कर रही है, तो ज़रा फाइलें लेके जाएं, नैब के हवाले करें। कम अज़ कम ये तो इस देखिए मुल्क के अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है ना, कि अगर आप समझते हैं कि करप्शन हो रही है बट उसको आप रास्ता दे रहे हैं। देखिए, ये बात इस तरह से इसको मैं लूंगी कि जिस तरह मैंने आपको पहले अपनी हम्म। बात में कहा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, फर्स्ट हायरार्की, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अवाम में वो बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जिस तरह इन्होंने जी। हमारी क्यादत के ऊपर पर बात की, तो जो जवाबी जो बात थी वो भी राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आई। और उस तरह शर्जील मेमन साहब हैं, उन्होंने भी बात की। हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब एंड वफाक, उन्होंने भी बात की। तो ये बात चलती-चलती जो है ना, वो बात इस तरफ रुख इख्तियार कर गई। लेकिन इसके जो जिसे कहते हैं ना मौरख, या जिसके मौजिद, सॉरी, वो जो है वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, जिन्होंने हवा का रुख जो है वो इस तरफ किया कि अब लोग उनके हम्म। ऊपर भी तनकीद करेंगे, लोग उन पे भी बात करेंगे। और बात जब करप्शन की होगी या सही। बात इस तरह से होगी, तो इदारे मौजूद हैं। आपकी बात बिल्कुल हक बजानिब है कि आप अदारे जो हैं वो अपना काम करें। हमने अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है तो इदारों का काम है। वो अगर एक किसी बिज़नेसमैन के लिए है, तो वो मेरे लिए भी हैं, वो शराज़ी साहब के लिए भी हैं, वो हम्म। जो हसन मुर्तज़ा भाई हैं उनके लिए भी हैं। तो अदारों की तो तफरीक है ही नहीं। देयर इज़ नो एनी डिस्क्रिमिनेशन कि इसके सही लिए है, लॉ है तो बिल्कुल। मेरे लिए लॉ नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हसन मुर्तज़ा साहब, ये एक तो मुझे बताइए कि नौजवान आने वाली नस्ल को हम किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर दे रहे हैं कि एक मरकज़ में बैठ के आप दूसरे को सर जफियाँ डालते हैं, इधर बैठ के मिल के आप आइन के अंदर तरामीम करते हैं, ओहदे बांटते हैं, बट जब कोई इस तरह के इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात। एक इत्तेहाद भी आप पे 2,500 अरब की करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहा है, बट आप इसको सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे लेके आगे चल पड़ते हैं। तो सर, अगर कुछ है ऐसा तो फिर राहें जुदा करें, या फिर कहें कि जी 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 मुझे टाइम दीजिएगा। जी काफी सारी चीजें हैं मेरी बहन ने जो पॉइंट आउट की हैं, तो मैं उनका जरा तरतीब के साथ जवाब दूंगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। जी जी। देखें, एक चीज उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि हम तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये चीजें जो है ये खराबी की तरफ लेकर गए हैं। तो मैं बड़े अदब के साथ उन्हें गुजारिश करूंगा कि ये ख्वाजा साहब ने सबसे पहले अपनी तकरीर पे फरमाया था कि रावलाकोट वाले जो है वो कश्मीरी नहीं है, मीरपुर वाले कश्मीरी नहीं है। ये उन्होंने अपनी तकरीर में पहल की थी, और उसके जवाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की वो बात की। जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने एक कहा कि करप्शन के हवाले से हमारा काम है निशानदेही करना। आपका काम निशानदेही करना नहीं है, आपका काम है कि जो करप्शन हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप हुकूमत है, आपने मशवरा नहीं देना, आपने हुक्म देना है इदारों को कि ये कार्रवाई, ये करप्शन हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने अगर करप्ट है और करप्शन 2.5 साल से हो रही है और आपको नजर आ रही है, तो 2.5 साल खामोश रहना इसका मतलब है कि आप शामिल हैं उस करप्शन में। आप 2.5 साल तक तो बोलते नहीं है, जब इलेक्शन आता है तो आप कश्मीरियों को कश्मीर से फारिग करने पर उसके जवाब में करप्शन का इल्जाम लगा देते हैं ताकि लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो। आप राना सनाउल्लाह साहब के उस बयान को कासर जायल करने के लिए कि मेरे 10 सीटें हमारी जेब में हैं, हम तो तोहफे में लेके आ रहे हैं,
आप उस चीज को रद्द करने के लिए करप्शन की तरफ उंगली उठाते हैं। आप कारकर्दगी की बात करते हैं तो लाहौर जो है वो पंजाब है और लाहौर के अंदर शादबाग है, जाके उसका हाल देखें क्या है। आप सब्जी मंडी लाहौर चले जाएं, आप देखें क्या हाल है। आप बेदामी बाग चले जाएं, आप देखें क्या हाल है। आपके पॉर्श एरियाज हैं ये डिफेंस के बिल्कुल साथ गाजियाबाद है, गाजी रोड पे। आप उस आबादी का हाल देखें। आप जाके अवान टाउन लाहौर के अंदर है, आप उसका हाल देखें। तो आप दो मोरिया पुल से एंटर हो जाएं और उस साइड पे आप जाके हालत देखें, आपको लाहौर का पता चले। लाहौर माल रोड का नाम नहीं है, लाहौर जो है वो गुलबर्ग का नाम नहीं है, डिफेंस का नाम नहीं है। वज़ीर आला ने तो हर जगह बोर्ड लगा के रखे हो कि जितने फंसो मैनू दसो सर, तो आप बताएं उनको। मेरी अर्ज सुने ना। जी। अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं, आप सीसीडी जैसे इदारे बनाकर खौफ के जोर पर, गोली के जोर पर हालात को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उसके रिजल्ट ज्यादा देर पा नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी मावराए आइन और मावराए कानून कुछ करने को पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती। हम तो कानून और आइन की पासदारी के लिए हैं। हम तो कहते हैं कि अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाए उसे आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए सजा जजा का अमल होना चाहिए। हम अदालतें बंद करने वाले लोग नहीं हैं। सर एक ज़िमनी सवाल मुझे करें, हसन साहब मुझे एक ज़िमनी सवाल करने दें, मुझे ज़िमनी सवाल करने दें। ये सर किसी को बदनाम करना, झूठे इल्ज़ामात, डेफिमेशन, ये कवानीन भी आपने सहाफ़ियों के लिए या गोए के माठे लोगों के लिए रखे हुए हैं, या कोई बड़ा भी अगर इल्ज़ाम लगाएगा तो कवानीन तो सर मौजूद है ना, फिर जाएँ ज़रा एक दरख्वास्त तो दें कम अज़ कम कि आपकी क़यादत के ऊपर, आपकी पार्टी पे संगीन इल्ज़ामात रख रहे हैं बट आप इनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सिर से तो तासुर ये मिलता है कि या तो इल्ज़ामात सच्चे हैं और आप इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर यकीनी तौर। जी साहब, जब ये कानून बन रहे थे हम तो उस वक्त भी इनके मुखालिफ थे। अच्छा। हमने तो उस वक्त भी इन कवानीन की, इन पीका एक्ट की, इन सारों की मुखालफत की थी। अब गुजारिश ये है ना कि सियासतदान है ना, हम हर चीज के लिए दरखास्त उठा के नहीं चल सकते कि ये हमारे साथ ज्यादती हो गई। हमारी तो रोजाना की बुनियाद पे कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। हम तो जवाब दे है ना, हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम तो जवाब दे हैं। हम किस तरह लोगों से जाके डटाई के साथ खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि ये क्यों है। हम कहते हैं कि हमारे पे जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात करवाओ। हुकूमत ने करवानी है ना, हुकूमत करवाए, हम हाजिर हैं। हम किसी इदारे के सामने नहीं, हम सरेंडर करेंगे हर इदारे के सामने। सही तो शुमाइला साहब होना नहीं चाहिए। जी शुमाइला साहबा इनफैक्ट वो ऑफ़र कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब कि अगर वाकई आपके पास सबूत हैं तो इदारे हैं, और हुकूमतों का काम निशानदेही करना नहीं होता, हुकूमतों का काम एक्शन होता है, तो एक्शन लें। और मोर इम्पॉर्टेंटली साथ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेके पीपल्स पार्टी को और गिला कर रही है कि वहाँ पे तरक्याती मनसूबों का ऐलान हो रहा है, वहाँ पे गोया के बसें दी जा रही हैं, ये भी वहाँ पे जो एक मुकाबले की फ़िज़ा है उसको एक तरह से कंप्रोमाइज़ करती हैं और इससे इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए शराजी साहब, बात यह है कि सिंध में बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत बन गई, और बलूचिस्तान के भी आपको हालात तो वाक़यात मालूम है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कश्मीरियों के लिए अगर कोई तोहफ़ातन कोई चीज़ लेकर गया है तो वो भी वज़ीर आला पंजाब ही लेकर गई है। मिसाल के तौर पर कि ये वहाँ पर ये भी कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, ये भी कोई वहाँ पे काम कर सकते हैं, ये भी कोई तोहफ़ा लेके जा सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि वो पहले को तो तोहफ़े दे दें। हमने तो पंजाब भर में जो है वो नाको नाक जिसे कहते हैं ना कि बसेस भी दे दी, हमने किसान कार्ड्स भी दे दिए, हमने धीरानी प्रोग्राम्स भी दे दिए, हमने सोशल वेलफेयर के जो काम है वो भी कर लिए, हमने पंजाब को भी सुथरा कर दिया, ब्यूटिफिकेशन भी कर दी। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा इतना अहल हो कि वो एक अपने घर के लिए भी और वो साथ हमसाये के घर को भी जो अहलियत रखता हो कि उसको भी वो फीड कर दे, तो वो बंदा तो लायक हुआ ना, बंदा तो काबिल एतमाद हुआ।
उसको तो मेरा ख्याल है शाबाशी मिलनी चाहिए। और मरियम नवाज शरीफ काबिल दाद हैं, उनके इस इकदाम को आप पॉजिटिव तरीके से लेके जाएं कि उनके इस कदम से कितने लोगों की, कितने हजार लोगों की वो मुस्तफीद होंगे। कहाँ से सस्ता सफर था, पहले वो महंगा सफर था, रास्तों में, कठिन रास्तों में आना जाना एक अलग से प्रॉब्लम सही। थी। आज मुजफ्फराबाद के लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है जिस तरह लाहौर में, पंजाब में 20 रुपए या 15 रुपए, और जो मोमर शहरी हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वही चीजें जो है अगर वहां पे लोग सही। मुस्तफीद होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज शरीफ ने कोई ऐसी जो है वो कोई एक चीज दे दी है जिससे लोगों का फायदा नहीं होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का तो आप सबको, हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने पंजाब से उठकर कश्मीर के लोगों के ऊपर के लिए ये चीज अनाउंस की है, बल्कि अनाउंस नहीं की, पहुंच चुकी सही। है। तो उन्होंने वादा किया तो वो पूरा हो सही। गया, बल्कि आप उसको पीपल्स पार्टी को कॉपी करने की जरूरत है कि वो अवाम देखें। गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने जी। ये बात कह दी थी कि आप हमें वोट दें ना दें, मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि यहाँ पे वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेकर आए जो पंजाब में और वफाक में आप कर रहे हैं काम, जो वो दानिश स्कूल सही। सिस्टम लेकर आए यहाँ पे लोगों को एजुकेशन, बेहतरीन इलाज, मुआवजे की सहूलत मिलनी चाहिए। अगर आपने हमें मौका दिया चल। खिदमत का तो हम आपकी खिदमत करेंगे, अगर नहीं भी दिया तो हमारा फर्ज है। यही कश्मीरियों का भी, हमारे हाँ, लेकिन कश्मीर वालों के लिए भी हमारा यही पैगाम है। लास्टली ये भी जानना चाहूँगा, इनफैक्ट जैसे आपने मशवरा पीपल्स पार्टी को दिया कि जो आपके अच्छे मनसूबे हैं उनको वो भी अडॉप्ट करें, तो इस वक्त जो बिलावल साहब एक मशवरा दे रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर हालात को पुरअमन करने के लिए एक मफाहमत और सच्चाई कमीशन बनना चाहिए, तो आपके ख्याल में तजवीज़ बड़ी काबिल अमल है, या आप समझती है कि नहीं, इस वक्त जो वफाकी हुकूमत समझती है कि जो बैरूनी एजेंडे पे वहाँ पे हालात ख़राब कर रहे हैं उनको हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि जो शरपसंद अनासिर हैं और वो अगयार के एजेंडे पे हैं और बैरूनी एजेंडे को वो प्रमोट कर रहे हैं और कश्मीर को पाकिस्तान से दो लख्त करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। लेकिन अगर इसके ऊपर जी। मुफाहमत के साथ बैठकर वो उन लोगों को अपनी, कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर रात को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर उनको दे रियलाइज कि हमने ये गलत किया और हमने तफरका डालने की कोशिश की और काविश की और उसमें अब हम पशेमान हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस तरह की कोई मुफाहमत का रास्ता जो है वो निकलना चाहिए। मगर जो एक्शन कश्मीर एक्शन कमेटी अपनी तरफ से बनी हुई है, अमन कमेटी बनी हुई है, वो कश्मीर का अमन खराब करने के लिए कोशिश है। उसका एक बुनियादी मकसद मैं आपको बताती चलूं कि आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करना चाहती हूँ। बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर में जाएं, नवाज शरीफ साहब जाएं, ये तहरीक इंसाफ वाले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान जाएं या अलीम खान साहब जाएं, कोई भी जाए, लेकिन प्लीज पाकिस्तान से कश्मीर को अलग नहीं होना चाहिए। आज वो मुहाजिरीन की सीट्स पे इशू कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं आज ये समझती हूँ कि कश्मीरियों का मुकदमा और मुहाजिरीन का मुकदमा अगर किसी ने लड़ा है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, मुस्लिम लीग नून है, वजीर आजम है। मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि उन मुहाजिरीन की आवाज बनना वक्त की जरूरत है जो अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर में सेटल हो गए थे और आज उनको वो लोग कहें कि जी आज आप काबिल एतबार नहीं है, आज आप लोग इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम पंजाब में आए थे, हम अपना लुटा के यहाँ पर आए थे और आज पंजाबी हमें कहे कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है, आपको वोट देने की इजाजत नहीं है, आपको बत्ती और पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, आप चले जाए वापस। तो क्या मैं अब कहाँ पे बोरियां बिस्तरा बांध के जाऊंगी जी? यकीनन बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया शमाला राना साहबा और बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ क्या वाक़ई हो रही हैं और इस मुतालिक जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है उस पर कोई कार्रवाई होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक न्यूट्रल ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कल पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होने जा रही है
और इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलखसूस मुस्लिम लीग नून पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वहाँ पे ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और इस हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को उसको ख़त भी लिखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब वक्त देने के लिए। सर, ज़ाब्ते अखलाक को थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिए, और जो कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो उनके वहाँ के सदर हैं, उन्होंने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को कि एक तो ये कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मनसूबों का ऐलान करना, या वहाँ जाके ग्रीन बसेस या मोबाइल हॉस्पिटल्स वहाँ पे तोहफे में जाके देना, वाकई सर ये इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो बड़े सख्त, उनका बकायदा उसमें है कि अब जब इलेक्शन कैंपेन में कोई वज़ीर आला, गवर्नर या मिनिस्टर वो जाने की ममानत है, अगर कोई ममानत को तोड़ के जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले स्टेज पर उसको जुर्माना करता है 1 लाख रुपया। अगर वो एक जुर्माना अदा ना करे तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई करने के भी इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 और 234 के तहत। और उन्होंने इसी के ऊपर उन्होंने 3-4 दफ़ा, जब इमरान खान थे, उन्होंने नोटिस भी दिए थे, जुर्माना भी किया था, और इस तरह आती उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी तो वह केस वापस ले लिया। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में इसका खास जिक्र नहीं है कि अगर कोई दूसरे सूबे का या कोई वज़ीर आला या वज़ीर उस कैंपेन चलाने का मुजाज है कि नहीं। लेकिन असूली तौर पर अगर कोड ऑफ कंडक्ट में जिक्र नहीं भी है तो, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है कि अगर कोई वोटर्स को लालच दे, तरगीब करे, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम का ऐलान कर दे, सर्विस दे, मुलाजमतें दें, तो वो ममानत है, वो आ जाता है कि ये बैड फेथ में आ जाता है, कि यानी करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। अब ये मरीम नवाज साहिबा जो थी गई है वहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और वहाँ बड़ी फराख दिली के साथ उन्होंने 10 गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक बसें वो देने का ऐलान कर दिया। एक इतला के मुताबिक वो मुजफ्फराबाद पहुँच भी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, जिम्मेदारी जो है, ये पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उनको ये बाकायदा नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि जो पंजाब का जो प्रोविंशियल कॉन्सोलिडेटेड फंड है, मैंने खुद उस पर डील किया जब मैं लॉ मिनिस्टर था पंजाब गवर्नमेंट में, वो जनाब वो सूबे की आवाम के लिए होता है। उसका तो है वो कोई किसी दूसरे सूबे में कोई तोहफा दे देना या इमदाद भिजवा देना, वो वज़ीर आला के इस्तेहकाक में नहीं है। उसके लिए बाकायदा गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ उसने खुद जाकर एक नौकर अपने बाकायदा नादरशाही की तरह जो ऐलान किया है, ये बाकायदा गैर कानूनी तो कह नहीं सकते, लेकिन गैर इखलाकी लाजमी है, गैर इखलाकी भी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर को नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन इसी तरह आज नैयर बुखारी साहब ने भी यही कहा है कि ये सख्त है, इन्होंने इस पर एतराज़ किया उन्होंने कि आपने किस कानून के तहत तोहफे दिए हैं। तो ये बाकायदा जो है ये बाद में कोई करारदाद पेश हो जाए अपोजिशन की तरफ से, पंजाब असम्बली में आ जाए, या आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली बने उसकी जो अपोजिशन पार्टी हो वो भी मरीम नवाज के ऊपर बाकायदा नोटिस दे सकती है और एक्शन लेने का मुतालबा कर सकती है। कंवर साहब, यकीनी तौर पर इस पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 2 सवाल और भी कि अगर इन ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता तो कोई और फोरम भी है जहाँ पे मुतासरा लोग जा सकते हैं, और दूसरा वहाँ पे गोया के तहरीक इंसाफ को बतौर रजिस्टर्ड जमात तस्लीम नहीं किया गया, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने अदरवाइज फैसला दिया, उसको कैसे देखते हैं आप? तहरीक इंसाफ का जो बात आप कर रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया बिला वजह। अगर बाइकआउट ना करते, इसी बुनियाद पे कहना सर बतौर जमात तस्लीम नहीं किया गया वहाँ पे। ठीक है, वो तो जमात को तस्लीम नहीं किया, वो तो हमारे जो 2024 इलेक्शन तो उस वक्त भी उनको बैट वापस ले लिया गया था, इंतखाबी निशान नहीं था, इसके बावजूद भी उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। तो यहाँ भी वो आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ लेते, लेकिन बाइकआउट करके तो रास्ता खुला छोड़ दिया ना। बाइकआउट तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने वो जो कॉलम तंजीम बनी है उसके फेवर में उन्होंने बात कर दी कि चले उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ मिल जाएंगी और आइंदा कोई मूवमेंट चलेगी कोई जैन जी के टाइप पर, तो उनको सपोर्ट देने के लिए उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन असूली तौर पर यह फैसला दुरुस्त नहीं है तहरीक इंसाफ का, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी इलेक्शन लड़ सकते थे।
और आपके ख्याल में कोई और फोरम नहीं है अगर कोई ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं तो गोया इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर इस मामले में फ़ैसला करेगा? हाँ, ये है कि जैसे कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी की है, उसका तरीक़ाकार तो ये गया तो जब बाकायदा जो आज़ाद कश्मीर की जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहाँ भी दरख्वास्त दी जा सकती है कि हमें ये बताया कि किस कानून के तहत इसने यहाँ के गिफ्ट दिया, लोग वोटरों को तरगीब दी, लालच दिया, तो ये वहाँ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला फॉर्म जो होगा कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर होगा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर इनके अपील को या इनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देता है तो फिर ये हाई कोर्ट जाएँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है आज़ाद कश्मीर की, वहाँ जाएँ। तो ये 2-3 फॉर्म उनके पास हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, बड़ी वजाहत से बता रहे थे कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ अगर हों तो उन पर सज़ाएँ क्या हो सकती हैं, और फिर अगर एक फ़ोरम से इंसाफ न मिले तो फिर मुतासरा फ़रीक को अगले कौन से फ़ोरम मुयसर हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम कुछ और चीज़ों से भी मुतासर हो रहे हैं, बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों से। अगरचे मशरक़ वस्ती में अब जंग के शोले ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें नीचे नहीं आ रही। अगरचे आलमी मार्केट के अंदर कुछ कमी देखने को मिली है, उसका असर अभी तक पाकिस्तान की प्राइसेस पे नहीं पड़ा। क्या वजह है? बहरहाल एक मुहिम्मा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। आलमी मंडी में जब कि हम सुनते हैं जी रेट नीचे आ रहे हैं और हमारे पास रेट ऊपर जाते हैं, जब इजाफा होता है थोड़ा बहुत तो उस वक्त किराए और ये चीज़ें भी बहुत ऊपर चली जाती हैं, उसमें मतलब कोई देर नहीं लगाता है। लेकिन जब ये चीज़ें नीचे आती हैं तो उसका कोई बराह रास्त आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। मुश्किल बात है। पहले क्या कहते हैं, बाइक का जो पेट्रोल था वो पूरा मुश्किल से होता था, अब और इन्होंने महंगा कर दिया है। हम तो मजबूरी के तहत डलवा रहे हैं। हर चीज ही महंगी है, एक पेट्रोल नहीं हर चीज सामानों पे चढ़ रही है, तो किसी को गरीब का तो ख्याल आ नहीं रहा। मेरा ख्याल आएगा भी नहीं। इससे बढ़ के बेबसी क्या हो सकती है? जो मर्जी जब मर्जी ये करें, कोई पूछने वाला नहीं। पेट्रोल इन्होंने एक मेन चीज पकड़ी हुई है, पेट्रोल बढ़ाते हैं तो बाकी हर चीज बढ़ जाती है। बंदा क्या कमाएगा क्या खाएगा, पेट्रोल ही डलवा लेते हैं गाड़ी में। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। अगरचे मशरक़ वस्ती में कशीदगी बरकरार है, तहम अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 2 रोज़ से जंग में वक्फे के बायस आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कम अज़ कम 4% कमी आई है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत अब रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाई जा रही है, फ़िलहाल किसी किस्म की कमी नहीं देखी गई, बल्कि आलमी सतह पर कीमत कम होने पर मकामी सतह पर मौजूद जो कीमतें हैं इनको पीर के रोज़ तक बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, आलमी सतह पर कीमत बढ़ना अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में टैक्सों की भरमार होने की वजह से आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत महंगे दामों ख़रीदनी पड़ रही हैं। पेट्रोल लागत अगर देखी जाए नाज़रीन तो 155 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर, और हाई स्पीड डीज़ल की जो फ़ी लीटर लागत है वो 112 रुपये 54 पैसे गोए के महंगा बिक रहा है एक तरह से। और पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल की कीमतों में शामिल लेवी टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन की तफसीलात से मालूम होता है कि 1 लीटर पेट्रोल पर मजबूरी तौर पर 125 रुपये 95 पैसे, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीज़ल पर 112 रुपये 54 पैसे लेवी ली जा रही है। टैक्स और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं, जबकि दस्तावेज़ात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की बुनियादी लागत 209 रुपये 76 पैसे बनती है। ताहम हुकूमत फ़ी लीटर कीमत जो है वो 335 रुपये 18 पैसे मुकर्रर कर चुकी है। इसी तरह पेट्रोल पर 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, 17 रुपये 28 पैसे कस्टम ड्यूटी, और इसी तरह 7 रुपये 16 पैसे इनलैंड रेवेन्यू फ्रीट इक्वलाइजेशन मार्जिन ले रही है। इसी तरह 7 रुपये 27 पैसे आल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन शामिल है। इसी तरह फ़ी लीटर हाई स्पीड डीज़ल की बुनियादी लागत 270 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर बनती है, जबकि हुकूमत ने इसकी कीमत 383 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की है। और अगर हुकूमती दस्तावेज़ात का जायज़ा लें तो इसके मुताबिक हाई स्पीड डीज़ल पर मजबूरी तौर पर 112 रुपये 54 पैसे की लेवी टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। हाई स्पीड डीज़ल के फ़ी लीटर पर पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये 82 पैसे और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपये के हिसाब से आयद की गई है। हाई स्पीड डीज़ल की फ़ी लीटर में 15 रुपये
68 पैसे कस्टम ड्यूटी, जबकि 4 रुपये 53 पैसे इनलैंड फ्रीट इक्वलाइजेशन मार्जिन और इसी तरह 7 रुपये 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन रखा गया है, जबकि 8 रुपये 64 पैसे डीलर्स मार्जिन के तौर पर वसूल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे में सितम बलाए सितम ये कि हुकूमत ने तेल की यौमिया बुनियाद पर तयन करने वाले इदारे ओगरा की ज़िम्मेदारी जो दी है, उस इदारे का बुनियादी तौर पर चेयरमैन और मेंबर आयल के जो ओहदे हैं वो एक अरसे से खाली पड़े हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि तेल और गैस के शोबे के रेगुलेटर इदारे ओगरा को एडहाक बुनियादों पर चलाने का सिलसिला जारी है। चेयरमैन ओगरा 22 फरवरी 2026 और मेंबर आयल का ओहदा 11 जून 2026 से खाली पड़ा है और वफाकी हुकूमत 5 माह बाद भी मुस्तकिल चेयरमैन ओगरा तैनात करने में नाकाम रही और हम कह सकते हैं कि इस दौरान मेंबर आयल ओगरा भी गुज़श्ता माह उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ तो वो भी घर चले गए। तो एक ऐसा इदारा कि जिसने तेल और गैस की कीमतों को रेगुलेट करना है, वो आज उसका सरबराह का ओहदा खाली पड़ा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त अगरचे मशरक़ वस्ती में जंग के नतीजे में ऑयल की कीमतें ऊपर ज़रूर जा रही हैं, लेकिन इस मामले में अगर आवाम को रिलीफ को देना मकसूद है भी सही, तो उसके लिए हुकूमत की संजीदगी कितनी है वो इन इक़दामात से नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।